नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ एनक्रोचमेंट और दूसरी तरफ फिर महिलाओं और बच्चों का सहारा। दरअसल हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर एक ऐसी बस्ती है जिस पर आरोप ये लग रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि वो जमीन रेलवे की है और अब उसे खाली करना ही होगा। इस खबर पर हम वापस लौटेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, हमारे खास मेहमान रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, कंजावला मामले से जुड़ी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, अंजलि ने नहीं पी थी शराब। उसकी सहेली निधि के कह रही थी कि अंजलि शराब के नशे में धुत थी। बार बार कल भी जब हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे तब भी यही बात सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि वो नशे में धुत थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि अंजलि ने कोई शराब नहीं पी रखी थी, यानी वो पूरे होश में ड्राइव कर रही थी। अब आरोपी कौन है ये कमोबेश साफ साफ नजर आता है। अंजलि ने नहीं पी रखी थी शराब। रिपोर्ट कहती है कि अंजलि ने कोई शराब नहीं पी रखी थी। कंजावला मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जरिए यह बड़ा खुलासा कि अंजलि ने कोई शराब नहीं पी रखी थी। अंजलि किसी नशे में नहीं थी। अंजलि के लिए जो बातें की जा रही थी कि उसने शराब पी रखी थी, ये तमाम बातें झूठी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि अंजलि ने कोई नशा नहीं कर रखा था, वो किसी नशे में नहीं थी, उसने कोई शराब नहीं पी। ये इस पूरे मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि अंजलि ने कोई नशा नहीं कर रखा था, उसने कोई शराब नहीं पी रखी थी। तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स, लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी। उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है और एंड में कुछ जो इंजुरीज हैं वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं। इंजुरीज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड एंड द लास्ट वर्ड जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये प्रूव करता है कि ये जो है एक सैडिज्म मर्डर है, दैट इज द डेथ इज ड्यू टू वेहिकुलर ड्रैगिंग। आप ये वर्ड नोट करिए, इट इज अ वेहिकुलर ड्रैगिंग। सो ये जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है इसके कारण ये मर्डर हुआ है, प्रॉपर प्लान मर्डर था। मैं मीडिया के माध्यम से निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं मीडिया पे, एक इंसिडेंट होता है, 2 लोग एक ही स्कूटी पे हैं, एक बच्ची के साथ इतना घनन अपराध हो जाता है, वो मर जाती है, और एक बच्ची जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक्य में थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। सर, अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूंगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफ़ी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा? परिवार चाहता था कि जब कोई, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, तमाम मेरे सहयोगी भी इस वक्त हैं मौजूद। साक्षी वहीं इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के सामने है और सोनिका न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ में है। साक्षी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि ना कोई शराब पी रखी थी, ना वो किसी तरीके के नशे में थी, उसकी हत्या हुई है। ये परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हत्या है, दर्दनाक मौत दी गई उसे, ये सब कुछ प्लान था।
बिल्कुल पूजा, लगातार हम देख रहे हैं कि मामला सुलझने की बजाय लगातार उलझता ज्यादा नजर आ रहा है। इस बीच तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अलग अलग दावे कर रही हैं, अलग अलग एंगल ये जो केस है वो अख्तियार करता जा रहा है लगातार, हर दिन हम देख रहे हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और वो ये बताती है कि किस तरीके से 40 इंजरीज की वजह से अंजलि की मौत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि किस तरीके से उसका सर फट जाता है और किस तरीके से उसके पैर नहीं थे और उसके बैक साइड के जितने भी रिब केज की बोन्स थी वो भी सारी स्क्रैप्ड हो गई थी रोड पे ड्रैग करने की वजह से। तो ये वो तमाम वो चीजें हैं जो कि पुलिस के ऊपर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जांच के ऊपर सवाल खड़े करती हैं और साथ ही उसकी दोस्त निधि के ऊपर भी ये चीज सवाल खड़ी करती है, क्योंकि निधि लगातार ये कहती आई है कि उनकी दोस्त जो थी अंजलि वो शराब के नशे में थी और वो शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है और वो ये कह रही है कि इसमें शराब नहीं पी हुई थी अंजलि की, तो ये निधि के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है और पुलिस की उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, जिसमें ये बताया जा रहा है। वापस लौटूंगी आपके पास सोनिका, एक बार फिर से कोई कटघरे में तो है, वो है दिल्ली की पुलिस। बिल्कुल पूजा, कटघरे में रहेगी भी, क्योंकि देखिए जो नए साल का जश्न का दिन था उस दिन दिल्ली पुलिस गश्त पर होती है, चेक पोस्ट पर मौजूद होती है। लेकिन जब ये जो हादसा होता है उस वक्त कोई भी पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, किसी को भनक तक नहीं लगी इस बात की। इससे सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो दिल्ली पुलिस पर खड़ा हो रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट आज सामने आई है, एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहुत कुछ इससे साफ हो रखा है। एफएसएल की रिपोर्ट ये कहती है कि गाड़ी पर लेफ्ट साइड पर खून के धब्बे मिले हैं और जो खून के धब्बे हैं अब आरोपियों के ब्लड सैंपल भी लिए जाएंगे, उसकी भी जांच आगे की जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि कार के अंदर महिला की मौजूदगी नहीं पाई गई है, इस बात के संकेत दिए गए हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आती है और इसमें यह साफ हो चुका है कि जो दावा निधि कर रही थी, जो कि अंजलि की दोस्त थी, निधि ने कहा था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, यह दावा पूरी तरीके से खारिज हो चुका है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में। अब यहां पर पुलिस पे भी सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि पुलिस जो ये कह रही थी कि उन आरोपियों ने, अब वो नशे में तो थे, उनकी गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, जबकि वहां पे जो चश्मदीद थे, जो गवाह थे, वो ये कह रहे हैं आपके पास वापस लौट रही हूं। अंजलि की दोस्त ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। वो गाड़ी आ रही थी, ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा। देखिए, मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने, उनके पास हम वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कंजावला मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया, ये बेहद चौंकाने वाला है और एक बार फिर से ये अनसुलझी गुत्थी नजर आती है मौत की। अंजलि की हत्या किसने की, अब ये कमोबेश स्थिति साफ हो रही है, क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हत्या में कोई और नहीं बल्कि कार में सवार वो लोग थे जिन्होंने उससे 13 किलोमीटर तक घसीटा, इतनी बुरी तरीके से घसीटा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और जवाब तो देना पड़ेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गफूर बस्ती का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जमीन अधिग्रहण मामले पर डीएम कोर्ट के आदेश का पालन और रेलवे की जमीन खाली कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं गफूर बस्ती के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। साथ ही साथ लोग सरकार से बेघर ना करने की बार बार मांग को दोहरा रहे हैं। प्रशासन का कहना यह है कि जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया। प्रशासन का यह भी कहना है कि रेलवे की जमीन पर लगभग 4500 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है और अब इस पूरे मामले पर सियासत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। अतिक्रमण पर सियासत, करने वाला क्या कोई है जो ऐसा अरे कोई किसी की नहीं सुने। बुलडोजर पर बवाल, कार्रवाई पर एक्शन, बड़ी टेंशन। जरूरत है अपने रब के सामने रियाज़दारी करने की जरूरत है, आपको मालूम है। महिलाएं बच्चे ढाल, बढ़ा बवाल। मेरे मौला
हल्द्वानी बना शाहीन बाग पार्ट 2। मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में रास्ता दे देता है, पीछे फिरौन मारने के लिए खड़ा है। हल्द्वानी का गफूर बस्ती मामला गरमाता जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ अवैध कब्जे को हटाने को लेकर सख्ती, तो दूसरी ओर गफूर बस्ती के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। यह है जबरदस्ती। इस जद्दोजहद के बीच मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गफूर बस्ती के लोगों के समर्थन में एएमयू से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में भी अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हल्द्वानी में इस ठंड और ठिठुरन के बीच बच्चे और महिलाएं धरने पर बैठे हैं। अपने गले में हल्द्वानी में इस ठंड और ठिठुरन के बीच बच्चे और महिलाएं धरने पर बैठे हैं। इसे देखकर दिल्ली के शाहीन बाग की याद आ जाती है। ये मामला है गफूर बस्ती में अतिक्रमण का, जिसे हटाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद यहां बस्तीवासी धरने पर बैठ गए और शाहीन बाग की तर्ज पर यहां महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि उन्हें इस कड़ाके की ठंड में बेघर कर दिया गया। गुजारिश है हमारी भारत सरकार से, कहते हैं कि हमें रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते साहब, हमें मकान दे दे, हमें कहीं हमारे छत दे दे छुपाने के लिए, हमें यही बहुत है सर। 10 तारीख का टाइम दिया है और परेशानी इतनी है, ठंड का आलम है, बच्चों का, गरीब गुरबत औरत है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अब ये कहाँ जाएंगे बताओ। हम ऐसे बस्ती ऐसे खाली ऐसे कर देंगे, पहले इन्होंने बनने को दिया हमें, जब अगर बनने जाओ यहाँ बसे तो बनने को दिया, ये पहले आते ये है। ये एक जमाने से लाली ये स्कूल बने हुए हैं जो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये काफी साल से हैं। ये हटा रहे हैं, ये बच्चे एक जगह नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये उजाड़ दिए जाएंगे। उधर प्रशासन का ये कहना है कि जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया। इस जमीन पर करीब 4500 परिवारों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिसे छोड़ने को वो तैयार है। और अब जब गफूर बस्ती से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये लोग बेघर होने की दुहाई दे रहे हैं। वहीं ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पिछले दिनों कुछ जगहों से अतिक्रमण भी हटाया, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए अभियान को रोक दिया गया। हल्द्वानी में 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए। यहाँ के जो निवासी हैं अब पूरी तरह से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको पहले भी सूचना दी जा सकती थी। 50 साल से रह रहे हैं तब ऐसी नौबत क्या आ गई, लेकिन अब सरकार से उम्मीद वो कर रहे हैं कि उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको आशियाने देने चाहिए। वहीं इस मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने भी इंसानियत का हवाला देते हुए गफूर बस्ती के लोगों की मदद की, अपील की, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी बचाव में उतरे। 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। देखिए ये हल्द्वानी में है और 85 साल से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। विकास के काम होते हैं, सौंदर्यीकरण होता है, वो इंसानों की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी वो करते हैं वो इंसानों के लिए करते हैं। लेकिन ये इस तरह से उजाड़ देना, कोई ना कोई अल्टरनेटिव उसका निकाला जा सकता है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले उनका विस्थापन करके कहीं और बसाए। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी है। वहीं कब्जे हटाने के विरोध में हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक समेत 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। देखिए चर्चा इसी को लेकर करेंगे, बहुत बड़ा विषय बन चुका है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहां पर अपने आशियाने को बचाने के लिए बैठे। देवेंद्र भसीन प्रवक्ता बीजेपी उत्तराखंड से, दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM जल्द हमारे साथ होंगे, सैयद जवाद
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, अक्षरा संवाददाता हल्द्वानी से, और हमारे साथ में वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरीश रावत इस वक्त हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ में सीधे तौर पर। हरीश रावत जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्या होना चाहिए, क्या ये तरीका सही है, क्या इसी तरीके से हक पहली बात तो यह है, इसको तकनीकी रूप से कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसको अवैध बस्ती नहीं कहा जा सकता। चाहे ढोलक बस्ती हो, चाहे गफूर बस्ती हो, चाहे बनभूलपुरा हो, क्योंकि ये 60, 65 साल, 70 साल से बसे हुए लोग हैं। हल्द्वानी के साथ ही ये बड़े हुए हैं, और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो शत्रु प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों को सरकार ने अलॉट की है, सरकार ने देने का काम किया है। यहाँ हमने स्कूल बनाए हैं, यहाँ हॉस्पिटल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पानी की स्कीमें लाए हैं, बिजली लाए हैं, सारी नागरिक सुविधाएं दे करके रखी हुई हैं। एक नागरिक के तौर पर वो जीवन जी रहे हैं। यदि कहीं पर थोड़ा कहीं रेलवे की जमीन में कोई अतिक्रमण है तो उसका रास्ता निकाला जा सकता था। 52,000 लोगों को, जिनमें बच्चे भी हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और ऐसे निस्सहाय लोग हैं, अपंग लोग हैं, उन सबको इस ठंड में हम सड़क में। ये उत्तराखंड एक मानवीय राज्य है, यहाँ हमने उसी अनुसार काम किया। 2016 में यहाँ की विधानसभा ने एक कानून बना रखा है, उस कानून के तहत इन बस्तियों को हमने नियमितीकरण के लिए चयनित कर रखा है। इनका विधिवत नियमितीकरण का प्रस्ताव हुआ है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2016 में उस समय जो है, और ये सारी बस्तियां उसके अंदर चिन्हित है। तो इनको कैसे, किस आधार पर अवैध मैं आपके पास आई हरीश रावत जी, आप इस दौरान में कई बार मुख्यमंत्री रहे, फिर आपने इनको पहले नियमित क्यों नहीं कर दिया? जी, मैं वही कह रहा हूं, 2016 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कानून बनाया, जिसके तहत हमने रिवर फ्रंट बना करके कुछ जमीनें निकाल करके इन कामों को, जहां जहां मलिन बस्तियां थी, देहरादून में है, हरिद्वार में है, हल्द्वानी में है, रुद्रपुर में है, सब जगह हमने काम शुरू किया। 35,000 गरीबों के लिए घर हमने स्वीकृत किए ताकि इनको ठीक विधिवत तरीके से रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन हम कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने के बाद जो सरकार आई उसने 6 साल के अंदर और ज्यादा इसको मैसअप कर दिया, और आज जो है एक तलवार लटकी हुई है। हम ऐसे राज्य हैं जो मानवीय मूल्यों के आधार पर बने हुए राज्य हैं, देवभूमि है। एक सवाल स्टूडियो से आपके लिए आ रहा है, सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जाएगा, चलिए एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल है सूर्य मैथिल साहब, दरअसल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि साहब, जो मैंने भी आपसे पूछा, ये वही फिर रिपीटेड सवाल आपके लिए है, इतनी बार आप मुख्यमंत्री रहे, इतना वक्त क्यों लग गया? आज जब आप वहां नहीं हैं, जब आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आप फिर से आज राजनीति के लिए ये जिक्र करने लग गए? नहीं, ये सवाल हरीश रावत से इसलिए नहीं पूछा जा सकता है। जब मुझे वक्त मिला, मैंने 2016 में इन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए सब आदेश बना करके कानून बनाया, विधानसभा ने कानून पास किया है, और इनको नियमितीकरण के लिए हमने दूसरा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और 35,000 घर बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया, रुद्रपुर से उसकी बिगनिंग करवाई है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस को कटघरे में रखना गलत है, गलत है। हाँ, आज हम कह रहे हैं ये राजनीति छोड़ दीजिए, किसने गलती की, किसने गलती नहीं की। इन गरीबों को मैंने इसीलिए कहा, मुख्यमंत्री जी, आज मैंने उपवास भी रखा था, मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि हम देवी राज्य माने जाते हैं, हम देवस्थली राज्य माने जाते हैं। मानवता पुकार करके कह रही है कि उनको जो है न हटाया जाए, और मुख्यमंत्री अब रावत साहब अब आगे क्या? रावत साहब अब आगे क्या? हम चाहते हैं कोर्ट से ऊपर उठकर पहले इंदिरा हृदयेश इनका साथ देती रही, और अब आप भी पूरा साथ दे रहे हैं, इससे पहले भी आप साथ देते रहे होंगे, लेकिन फिर वही सवाल, अब आगे क्या? जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये बस्तियां अवैध हैं, जब कोर्ट ये कह रहा है कि रेलवे की जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए, तो अब आप आगे क्या करेंगे? कोर्ट का रुख करेंगे, धरने का रुख करेंगे, क्या रुख करेंगे? मानवीय और प्रशासनिक दायित्व को देखते हुए इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि आप हस्तक्षेप करिए। कल सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार कहे कि हम इसका समाधान निकालेंगे, और जो भी समाधान मुख्यमंत्री जी निकालेंगे उस समाधान का हम लोग सब स्वागत करेंगे, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन 52,000 लोगों को उत्तराखंड राज्य किसी तरीके से सड़क पर नहीं ला सकता है कड़ी ठंड में।
आप उनके मंच पर पहुंचने वाले हैं। राज्य हैं, हमारी वो पहचान पर प्रश्न लग जाएगा। वो पहचान वो हमको सबसे प्यारी है। पर हरीश रावत जी, आपका एक लंबा अरसा आपने गुजारा है जिंदगी का राजनीति में। देश भर में न जाने ऐसी कितनी बस्तियां हैं जो कि सरकारी जमीनों पर बसी हुई हैं। इस तरीके से आज एक का साथ आप देंगे पूरे देश भर में। इस तरीके से फिर अगर यही दौर देखने को मिल गया कि साहब हम तो यहाँ पर परमानेंट हमको कर दो, तो फिर देश में तो मुझे लगता है सरकारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही कल्चर शुरू हो जाएगा जैसा ये कल्चर पहले भी एस्टैब्लिश हुआ। घर है, नागरिक का अधिकार है, और सरकार का पहला कर्तव्य है पेट, घर, और उसके बाद जो है उसको जीवन जी सके उसके लिए काम देना और दूसरे सुविधाएं देना जो है। तो आप घर देना राज्य सरकारों का दायित्व है। इसीलिए इंदिरा गांधी आवास योजना चली, दूसरी आवास योजना। तो क्या सरकारी जमीनों को इसी तरीके से बसा दिया जाए? सरकारी जमीनों को जिनको विकास के नाम पर रखा जाता है, जैसे ये रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन को रखा गया, अब ऐसे ही और भी कई सरकारी जमीन है, तो क्या इनको राज्य सरकारें लोगों को दे सकती है कि जाइए आप ले लीजिए? केंद्र की सब रेलवे की जमीन भी नहीं है, ये भी एक मिथ है, गलत बात कही जा रही है। और रेलवे के नाम पर कुछ लोग जो है राजनीति के लिए शेष बस्तियों को भी सम्मिलित करके उनको उजाड़ रहे हैं। रेलवे के पिलर, यदि रेलवे के नजदीक कहीं कोई बात आ रही है, ऐसे आपका साथ है घरों का मामला सर, आपका साथ है इन लोगों के साथ में? हरीश रावत उनके मंच पर पहुंचेंगे, उनका साथ देंगे और उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे? कोर्ट से लड़ना पड़े तो कोर्ट से लड़ेंगे, सरकार से लड़ना पड़ा तो सरकार से लड़ेंगे? हम न्यायालय से भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हम ईश्वर के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और जरूरत पड़ी तो इन बेसहारा लोगों के साथ भी खड़े होंगे। और मैं समझता हूँ हरीश जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाथ जोड़कर हरीश रावत खड़े हैं और कह रहे हैं कि जनता के लिए हम तो मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ में इस वक्त है जिनके साथ हम अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप मैथिल साहब ये कह रहे थे कि राज्य सरकार को यह हक है भी कि नहीं? आप ये चाहते हैं कि इन लोगों को अब दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए? धन्यवाद पूजा। पहले तो सभी देशवासियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए पूजा, यहां पर सबसे बड़ी जो गलती है वो है राज्य सरकार की कि उन्होंने इस जमीन पर सबसे पहले तो कब्जा होने दिया। दूसरी चीज आप देखिए, अभी हरीश रावत जी किस प्रकार से उस अवैध कब्जे को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सोचिए, राज्य के अंदर यदि केंद्र की जमीन पड़ी है, सरकारी जो एजेंसियां उनकी जमीन पड़ी है एक्सपेंशन के लिए, अब रेलवे कहां से जमीन लेके आएगा? और महत्वपूर्ण बात, यदि इसके अंदर कोई भी सत्यता होती तो क्या कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता? बार बार मानवीय आधार की यहां बात की जा रही है। यदि इस प्रकार का शुरुआत होती है तो पूरे देश के अंदर फिर तो विकास के लिए जमीन ही नहीं रह जाएगी। लगातार लोग कहीं भी जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने गफूर बस्ती बसाई है, और भी क्षेत्रों के अंदर अवैध रूप से कब्जे हैं, वो जस्टिफाई हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक, जिसे कहूंगा मैं, निर्णय होगा कांग्रेस का, जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं अवैध घुसपैठियों को। बोलिए अजय वर्मा जी। हरीश रावत भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि साहब हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप भी हाथ जोड़कर खड़े हैं क्या इन लोगों के लिए? ये तो शाहीन बाग पार्ट 2 वाली तस्वीर हम देख रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को क्यों आगे रखा जा रहा है? पूजा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल, आपके दर्शक और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं नववर्ष के बाद पहली बार आया हूँ। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सरकार गाजियाबाद में 5,000 करोड़ की जमीन को 1 रुपए 99 साल के लिए मेट्रो बनाने के लिए दे देती है, जब राजस्थान में रेलवे स्टेशन के लिए 45 बीघों की जमीन खरीद के उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं देती, मेरे पास कागज है, और जस्टिफाई अगर करें तो ये सरकार, यदि ये समझ में नहीं आती कि मानवीय संवेदना इस देश की सरकार की और प्रदेश की सरकार की खत्म हो गई, डबल इंजन की सरकार। न्यायिक प्रक्रिया, मानवीय संवेदनाओं का कत्ल आप कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि मानवीय संवेदना आपकी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वहां शाहीन बाग पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। देवेंद्र भसीन साहब। देखिए जी, मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सारी समस्या है इसकी जड़ में मूल रूप से कांग्रेस की है। ये जो रेलवे की जमीन पर लोग आए हैं,
ये मूल रूप से उत्तराखंड के नहीं है, इनको अन्य प्रदेश से यहाँ लाया गया और बहुत तरीके से जो स्थानीय कांग्रेस के नेता थे इन लोगों ने उनको बसाया और इनके बीच में कई दलाल किस्म के लोग भी हैं जो वहाँ पर के धंधा भी करते हैं, जमीनों के पट्टों को फर्जी तरीके से बेचते भी हैं। अब मुद्दा ये है कि रेलवे की जमीन जिस पर के आगे विकास कार्यों का विस्तार किया जाना है उत्तराखंड के लिए भी और देश के अन्य भागों के लिए भी, क्या उस जमीन पर इस प्रकार का वापस लौट रही हूँ आप सभी के पास, वापस लौट रही हूँ। मुझे मजबूरन यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन एक बड़ी बहस लगातार जारी है और ये बड़ी बहस बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि हम बात असल में उन मुद्दों की कर रहे हैं जिनका सरोकार सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ जनता से छोड़ा। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों महिलाओं और बच्चों का सहारा लिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि आज अगर इस तरीके से इन बस्ती में लोगों को यहां रहने दिया जाता है तो फिर न जाने ऐसी कितनी और बस्तियां हैं वहां पर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब प्रवक्ता बीजेपी उत्तराखंड, अजय वर्मा नेता कांग्रेस, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी, दानिश कुरैशी प्रवक्ता एआईएमआईएम, सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त है, सूर्य मैथिल साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। क्यों सैयद जव्वाद साहब, अगर ऐसे ही बार बार लोगों को राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ाते रहना दिया जाएगा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? पूरे देश में तो लोग यही करेंगे, भैया पहले झुग्गियां बसाओ, फिर पक्का मकान बसाओ, फिर सालों साल हो जाने दो, वहां बिजली पानी सब दे दो क्योंकि वोट बैंक चाहिए और वोट बैंक के नाम पर आप बसा दो फिर वहां पर बस्तियां, सरकारी जमीनों पर कर लो कब्जा। ये वोट बैंक का मसला नहीं, ये हक और हकूक का मसला है। वो एक बशीर बद्र साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हम उस मसले पर वापस लौट रहे हैं और मेरे साथ में मेरे जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं। अक्षय राय, पहले उनकी तरफ रुख करते हैं और दो मेहमान भी खास हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अक्षय, बड़ा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा की तादाद में बस्ती में लोग रहते हैं, उनके भविष्य का क्या? अक्षय, देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से कहा जाता है कि 50,000 से, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बोलिए मैथिल साहब। यहां पर बार बार मानवीय आधार मानवीय आधार मानवीय आधार की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर अवैध रूप से इसी प्रकार मानवीय आधार को बनाकर आप कब्जा करवाते रहेंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा? रेलवे की जमीन है, रेलवे को एक्सपेंशन करना है, लेकिन एक एक करके बात कीजिए, अपनी एक एक करके बात कीजिए ना, थोड़ी मत बताइए। वहाँ पर लोगों के पास अपनी रजिस्ट्रियां हैं, खसरा खतौनी नंबर है, तो कोर्ट ने इस बात को क्यों नहीं माना? मसला ये है वहाँ पर राज्य सरकार ने संविधान सैयद जवाद, अगर खसरा है और ये है और जो भी तमाम उनके पास डॉक्यूमेंट है तो क्या कोर्ट का फैसला गलत है? कोर्ट का फैसला गलत है क्या? कोर्ट गलत है, और अगर है तो बच्चों को और महिलाओं को क्यों आगे रखा जा रहा है? क्यों शाहीन बाग पार्ट 2 बनाया जा रहा है वहां पर? सुन लीजिए, सबर कर लीजिए, इनको भी सुने। आप बताइए ना, वहां पर राज्य सरकार ने कोर्ट के, अरे कोर्ट का फैसला गलत है बता दो, वहां पर कोर्ट से चलेगा या संविधान से चलेगा, ये तुम्हारी बात से चलेगा। देखिए पूजा, ये शाहीन बाग के बाद एक संवैधानिक वन बाय वन आवाज डाउन करा दूंगी, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, पीसीआर दोनों की आवाज डाउन, आराम से बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। वहां पर लोगों की अपनी बात सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कल 5 तारीख के। अक्षय, लोग आपके साथ वहां मौजूद हैं, कौन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन जिन्होंने आज उन्हें इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज उन्हें मजबूरन यहां बैठना पड़ रहा है? अब वो क्या दुहाई दे रहे हैं? देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से हल्द्वानी में प्रदर्शन देखने को मिला है, लोग चाहते हैं कि उनके जो मकान बने हुए हैं वो न टूटे किसी हालत में, क्योंकि 50 से लेकर के 60 साल तक वो यहाँ रह रहे हैं। क्या मसला रहा है? क्यों मसला ये है हल्द्वानी, मसला ये है यहाँ जो बस्ती है बहुत काफ़ी पुरानी बस्ती है। यहाँ पे ये गबूर बस्ती है, 50-60 साल से लगभग 130 साल से बस्ती है यहाँ पे। उस बस्ती में जो है इन्होंने जो है उसकी नपाई कर दी, पहले 29 फुट की करी थी, अब 78 फुट कर दी।
यहाँ का ये कोई मसला नहीं है नपाई का। नपाई आप पूरी हल्द्वानी कर लो, 78 इन्हें करना चाहिए। उसके लेकिन प्रशासन का आरोप है और हाईकोर्ट जो कह रहा है कि रेलवे की संपत्ति है, जैसा रेलवे बता रहा है। रेलवे की कोई चीज नहीं है यहाँ। रेलवे की होती तो ये 130 साल से रह रहे हैं यहाँ लोग बाग, 130 साल से रह रहे हैं। कोई यहाँ पे रेलवे की नहीं है। यहाँ एक जमुना किनारे एक पुल है यहाँ पे, वो एक पुल यहाँ गिर गया था और पुल में यहाँ के एक गोला पार का एक साफ तौर पर है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पास बहुत दिनों से वो रह रहे हैं और निश्चित रूप से उनको जल्दी नहीं करना चाहिए। हालांकि पूजा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, रुकिए। अब डिबेट होस्ट आप नहीं कर रहे ना, मैं उन्हें डिबेट को होस्ट करने के लिए। आप लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? जनता की बात कर रहे हैं ना हम लोग। मैथिल साहब, यहाँ पर लोग हैं हजारों की तादाद में, मानवीय तौर पर भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके लिए कुछ और उचित इंतजाम किए जाएं। उनकी भी तो अपनी मांगे जायज है एक तरफ। धन्यवाद पूजा। देखिए पूजा, यदि मानवीय आधार को आप आधार बनाएंगे तो फिर इस देश में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे मामले आपको मिलेंगे जहां पर आपको मानवीय आधार देखना पड़ेगा। यदि भगवान गरीबों के ऊपर अप्लाई होगा और दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े सरकारी बड़े सरकारी बंगले जो है इलीगल तरीके से बने हुए हैं, उनके पास नहीं जाएगी कोई, उनके बारे में नहीं बोला जाएगा। समस्या क्या है? जो गरीब होगा, जो मजदूर होगा, जिनकी आवाज दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं की बस्तियां उजाड़ी जाएंगी। दिल्ली के अंदर कितने एक एक करके बात कीजिए। आप लोग एक एक करके जरा बात करेंगे, एक एक करके बात कीजिए। अरे एक सेकंड जवाब साहब एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी ना जवाब साहब। मेरा सवाल उनसे था, एक सेकंड रुकिए जवाब साहब। अब आप बताइए, ये बात तो एक बार फिर से वैलिड होती है ना भाई, लाखों की तादाद में है ना ऐसे लोग, लाखों की। दिल्ली में भी न जाने ऐसी कितनी बस्तियां थी, हर राज्य में ऐसी बस्तियां हैं। तो सबको बताना शुरू कर देंगे तो फिर सरकारी जमीनों का क्या होगा? बता रहा हूँ समस्या क्या है। गरीब है, ये गरीब है, मजदूर तबके के लोग हैं, इसलिए इनकी आवाज जो है कुचली जाएगी। दिल्ली के अंदर कितने राजनीतिक लोग जिम्मेदार है ना भाई, राजनीतिक लोग जिम्मेदार है ना, राजनीतिक के चक्कर में क्यों भेड़ चढ़ा रहे हैं?